मशहूद खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ऑटो सेक्टर का भी अभी जिक्र हुआ। ऑटो सेक्टर के लिए ये बजट हौसला अफजा है वाकई या मजीद मुश्किलात पैदा करेगा? अगर हम कुछ जिक्र कर लें डिटेल में कि कायमा कमेटी में जो सबसे ज़्यादा बहस हुई है वो नई ऑटो पॉलिसी को लेकर हुई है। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी गाड़ियों की जो नाकिस क्वालिटी है उस पर शदीद तनकीद की गई। फिर जो मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा बेहतर करने की सिफारिश है वो भी की गई। अब सबके जहन में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस बजट के बाद हम देखेंगे जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो कुछ कम होती दिखाई देंगी, या सिर्फ ये जो महंगी गाड़ियां हैं उस पर ही ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला तो नुक्ता निगाह ये होना चाहिए, क्या किसी भी एक कंट्री के लिए इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए या हम कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस पे हम एक्सपोर्ट इनहांस कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि आप टैरिफ कम करना चाह रहे हैं, या जो कमेटी की मीटिंग थी उस कमेटी की मीटिंग में देखें एक ही शख्सियत ने बात की और वो बात की कि यार ओवरसीज गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दें या उनके फंड्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बात ये नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है, क्या है जहाँ पे हमारी लोकलाइजेशन हो, हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त टॉप 3 कंट्रीज पाकिस्तान में आई हुई। जापान टेक्नोलॉजी लेकर आया, कोरियंस आया और चाइनीज इस वक्त। और चाइनीज ने दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऐसी सूरत हाल में हमें तो इनको इंकरेज करना चाहिए कि आप पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें लोकल इंडस्ट्रीज के साथ, लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसका एडवांटेजेस जैसे चाइनीज ने पिछले 40 सालों में अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में R&D करके डेवलप की है, यही चीज हमारे साथ होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मगर ये चीज होते हुए नजर नहीं आ रही। और ये जब कश्मकश होती है ना कि हम इंपोर्ट खोल दें या इनको गाड़ी को सीबीओ को इंपोर्ट करने के लिए टैरिफ रिड्यूस करें, उसमें सबसे बड़ा जो डेफिसिट होता है वो ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, वो आपका ट्रस्ट डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज के साथ। साहब, लेकिन इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंजेस इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहा है, 2 पॉलिसीज आई थी 2016 से 2021 और 2021 से 2026, जो कि जून 30 तारीख को खत्म हो रही है। इस पॉलिसी में हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, फॉरेनर्स आए पाकिस्तान में, मगर इस पॉलिसी में जो गैप्स था, जो मिसिंग पॉइंट था, वो ये था कि यार अपनी टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान लेकर आए, असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। इस वक्त सब असेंबलीज हो रही हैं हमारे यहाँ, मगर कोरियंस और चाइनीज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि ये हम जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट के साथ साथ आप उनको अट्रैक्टिव दें कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान इज अ राइट हैंड ड्राइव और दुनिया में 57 कंट्रीज ऐसे हैं जो राइट हैंड ड्राइव हैं, तो पाकिस्तान इसका हब बने। जैसे जापान ने थाईलैंड को बनाया, जापान ने इंडोनेशिया को बनाया, जापान ने डिफरेंट कंट्रीज को बनाया। व्हाई नॉट वी आर एज ए हब चाइनीज के लिए कि पाकिस्तान से राइट हैंड की कंट्री। लेकिन जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और इसी पर तनकीद की जा रही है। हम जब देख रहे हैं कि जब भी इस पर बहस होती रही हुकूमत की तरफ से तो यही तनकीद सामने आई कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। उसकी बेहतरी के लिए फिर क्या फैसिलिटेशन होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो ये कंज्यूमर आपका या एक गवर्नमेंट ये समझती है, मुझे बताएं टॉप 10-15 ब्रांड्स पाकिस्तान में इस वक्त। हैविल चाइनीज का टॉप ब्रांड आ रहा है, BYD पाकिस्तान में टॉप ब्रांड आ रहा है, होंडाई है, किया है, एंड देन टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी। क्या आप ये समझते हैं कि ये अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेंगे? ये जो परसेप्शंस हैं लोगों की मिसगाइड करने के लिए, वही लोग हैं जो इंपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है। देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होती है ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। इन लोगों ने, जापानीज ने कर ली, कोरियंस और चाइनीज की टर्म्स है कि आने वाले अगले 10 ईयर्स के अंदर वो हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें पाकिस्तान के अंदर और उसको अपग्रेड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो महंगी दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उस पर 30 से 40% एक्साइज ड्यूटी लगाने का मकसद क्या है आपके नज़दीक? फिर 3000 सीसी की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर भी 92% ड्यूटी से आपको लगता है कि दरामदात कम होंगी? लेकिन दो पॉइंट हैं, इसको इस निगाह को भी देखिए। एक तो आप ये रियलाइज करें, पाकिस्तान एक फंडिंग प्रोग्राम में, जब हमारी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई बजट से पहले भी, तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट आउट हाईलाइट किया। लेकिन जो इंपोर्ट है ना, ये जो लग्जरीज गाड़ियाँ आ रही थी, आप देखें SUVs या बड़ी व्हीकल्स जो आई हैं, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ से अबव है। वो आपके लिए और ये हमारे लिए या आम कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये एक लीड क्लास के लिए जो अफोर्ड कर सकता है।
गाड़ी खरीदी जाती है पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट यूजर होते हैं, और जो एलीट क्लास होते हैं ना, उनके पास आइस इंजन यानी कि पेट्रोल वाली गाड़ी भी खड़ी है, उनके पास हाइब्रिड गाड़ी भी खड़ी है, और अब उनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। दे कैन बी अफोर्ड, दे कैन बी पे। इस वक्त पाकिस्तान को एक फंडिंग प्रोग्राम से अगर निकलना है, तो जो बड़ी गाड़ी, लग्जरीज गाड़ियां अगर उसमें प्राइस ड्यूटी ऐड ऑन हो रही है, तो वो मजबूरी है पाकिस्तान की। इस वक्त गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता, वरना इंडस्ट्री को खत्म करके आपकी सैलरी पे, पर्सन पे टैक्स लगाएगी या दूसरी जगह पे लगाएगी, क्योंकि हम टैक्स नेट तो बड़ा नहीं कर पा रहे ना। बिल्कुल सही है। मैं तले साहब आपकी जानिब आऊँगा। जब हम ओवरऑल बजट की बात कर रहे हैं, इस बार जो टारगेट रखा गया है एफबीआर का, मैं ज़रा इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, ये 15,264 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है, ये किस तरीके से पूरा होगा? कुछ अभी तक वाजे नहीं किया गया है हुकूमत की तरफ से। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस वक्त हुकूमत की जानिब से, ये इजाफी रकम वसूल करने के, आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं और उससे हुकूमत अपने टारगेट अचीव करने में इस बार कामयाब हो जाएगी? जी शुक्रिया बहुत बहुत। यानी बिफोर कमेंटिंग ऑन द टारगेट ऑफ बजट, मैं ये बात जो अभी मशहूर साहब ने कही है, इस बारे में कमेंट कर दूं कि जहाँ तक बड़ी गाड़ियों का ताल्लुक है ना, उन पे वाकई टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं ये इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स जो है ना, वो आम आदमी के लिए नहीं, गरीब आदमियों के लिए नहीं है। उन पे बेशक आप 75 या 80%, इससे भी ज़्यादा लगा दें, क्योंकि देखें आप जो है ना, हमें जब ये पॉलिसी बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि जी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्क्यूड है, इनकम इनक्वालिटी बहुत हाई है। कुछ लोगों के पास बेइंतहा पैसा है, बेतहाशा पैसा है, तो उनसे जितनी ज़्यादा ड्यूटी वसूल कर सकती है गवर्नमेंट वसूल करे, ताकि गाड़ियाँ महंगी हो जाएं और डिस्करेज करे। और लेकिन जो मिडिल क्लास की गाड़ियाँ 1000 सीसी तक है, उन पे जो है ना टैक्सेस कम होने चाहिए, ड्यूटी कम होनी चाहिए, और उनको बैन नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ये इम्प्रूव ही नहीं करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लेते रहते हैं। इन्हें भी चाहिए कि इम्प्रूव करें और ये एक्सपोर्ट करके दिखाएं। जब ये गाड़ियां अपनी एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो गवर्नमेंट इन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेगी। एक तो ये बात। और जब आप दूसरी अमीर बात, तबके की बात कर रहे हैं तलत साहब, तो फिर मैं एक पॉइंट और भी यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब हम हाई ऑक्टेन को देखते हैं, उसमें जो इतनी बड़ी कमी की गई है 200 रुपए से जायद की, फिर आपको लगता है कि वो रिलीफ भी आम सारिफ को देनी चाहिए थी? नहीं, वो हाई ऑक्टेन पहले ही बहुत महंगा था, तो वो रिलीफ जो है ना, हाई ऑक्टेन और ये जो, इसका थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। पहले ये फ़र्क 20-22 रुपए का होता था, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क 100-150 रुपए का हो गया था सुप्रीम और हाई ऑक्टेन में। तो वो कि ये फ़ायदा तो पहुंचेगा बड़ी गाड़ियों का, लेकिन आम मिडिल क्लास के लोग भी मिक्स करवाते हैं। तो बहरहाल इस डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि सबसे ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना और मज़ीद कम करने चाहिए, इसमें गुंजाइश है। क्योंकि जितनी ये कम होंगी उतनी ही उस लेवल पे ले आएँ जिस लेवल पे पहले थी अप्रैल से पहले, और हुकूमत जो है ना सख्त मॉनिटरिंग करे और कमेटियाँ बनाए और प्राइसेस को उसी लेवल पे ले आए अप्रैल के, तो फिर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। आप ये देखें ना कि पिछले 2-3 माह में जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन का, वो 15% बढ़ चुका है। ये वो लोग हैं जो आम गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का मतलब ये कि अशिया खुर्दनोश, आम लोग जो उनका बजट होता है, खाने पीने की अशिया, ये उन आइटम पे 15% से ज़ायद महंगाई हो चुकी है 2 माह में। तो इसको इसको कमी आनी चाहिए। प्राइसेस शुड कम डाउन। जब इस इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो ये हुकूमत को ये रेट जो है ना ये अपनी इम्पोज करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेगी हुकूमत, तो फिर हुकूमत के प्राइसेस कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ये बात। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की, जी बोलिए, कोई सवाल बीच में? नहीं, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। ये टारगेट, टैक्स टारगेट जो 15,200 का है, वो ऑलमोस्ट यानी पिछले जो था उसमें उसमें ये 17% का इजाफा है, जो हाईली एम्बिशियस है। पिछले बार भी आप देखें जो 12 ट्रिलियन समथिंग था, वो टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ है, और पहले भी ये टारगेट तकरीबन 14-15 ट्रिलियन के दरमियान था। तो ये टारगेट वसूल नहीं हुआ, और अभी भी ये टारगेट वसूल यानी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये टारगेट जो है ना, जब रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से हट के किया गया है। और इसमें एक तो बात ये ना कि रिलीफ भी दिया गया है। रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ने जो है सूबों से, बिलखुसूस पंजाब और सिंध से पैसे मांगे हैं,
और वो जो ग्रांट्स की सूरत में ट्रांसफ़र हुए, जो कि पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हुआ है कि सूबों ने मरकज़ को असिस्टेंस दी है, इमदाद दी है, ताकि वो अपने बजट को सही कर सकें और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने सैलरी में रिलीफ दिया है। जो हायर लेवल स्लैब्स हैं उनमें ज़्यादा से रिलीफ मिला है, लोअर में कम मिला है। लोअर में इनफैक्ट तो पहले ही वो उन्होंने कहा कि जी ये 1% था, तो 1 लाख तक 1% था, तो उसमें कोई रिलीफ नहीं है, तो वो पुराना ही चल रहा है। लेकिन एक जो होनी चाहिए थी कि 1 लाख तक जिसकी आमदनी हो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, क्योंकि ठीक है, एक उसकी लाख हद बढ़ानी चाहिए जो थी है आपके ना, मुताबिक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हाँ, आप। यानी एक ब्रेक 50,000 शामिल करते अभी हैं। हद है। जी जी जी। जी।